करके और अंत तक आप लोग देखिए, ताकि जो भी आपको पॉइंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं, उस लेसन्स के किसी भी इक्वेशंस में आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स न रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर सबसे पहले एक इक्वेशंस दिख रहा होगा, उसमें लिखा गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इनके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें इक्वेशंस के मूलों के बारे में ज्ञात करना है और कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एक इक्वेशंस लेते हैं उसमें से और उसको जो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे पहला इक्वेशन आपको लिखा गया है कि 2x² - 7x + 3 = 0। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख रहा है कि 2x², देखिए 2x² - 7x + 3, 7x - 7x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। क्या बना करके? पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, हल कीजिए। ये हमें इक्वेशंस दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे आपको वैसे ही हर एक इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज कि हमें इसके सोल्यूशन में क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला काम कि जो भी आपको इक्वेशंस दिया गया है, जैसे 2x² - 7x + 3 = 0, इसमें से जो भी x² का अगर गुणांक कोई राशि दी गई हो, जैसे अगर x² का गुणांक कोई राशि नहीं है, जैसे मान लीजिए इक्वेशन ऐसे होगा कि x² + 3x + 2 = 0, तो इसमें x² राशि का कोई गुणांक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इस इक्वेशन को हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में x² का पहले गुणांक अगर दिख रहा है तो पहले हम उस गुणांक में उससे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। यानी इसमें क्या करेंगे कि 2 से पहले हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो ये होगा क्या, देखिए पहले इसको हम लिखेंगे। इस समीकरण में x² के गुणांक से भाग देने पर, x² के गुणांक 2 से भाग देने पर, और जैसे ही 2 से आप भाग दोगे तो ये होगा क्या समीकरण, ये हो जाएगा 2x²/2 - 7x/2 अब +3/2 = 0। यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x² - 7/2x अब +3/2 = 0। ये हमें नॉर्मल समीकरण मिल गया। अब यहाँ से फार्मूला लिख लीजिए कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कंसेप्ट क्या है, फार्मूला क्या है, किस फार्मूले के आधार पर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो ये देखिए आपका है फार्मूला। फार्मूला ये है कि सबसे पहले x का गुणांक, x का गुणांक इस पूरे के बटे में 2 इंटू अंडर रूट में x² का गुणांक, जो कि हमेशा 1 मिलेगा आपको, और जो भी वैल्यू आएगी इसी का वर्ग, इसी का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग जोड़ देते हैं। तो अब अगर इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए हम इससे वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो सबसे पहले देखिए x का गुणांक कितना दिख रहा है, 7/2। अब बटे में ये हो गया 2 और ये हो गया अंडर रूट। x² का गुणांक यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। अब इसका वर्ग, अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो ये हो गया 7 और नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि फ्रैक्शन में जो हर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। अब इसी का वर्ग कर लीजिए, तो 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16। हो गया कि नहीं हमारा।
अब अगर इसे अगर हम सॉल्व करना है तो हमको क्या करना है कि 49/16 यानी 49/16 दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। क्योंकि एक समान संख्याओं का अगर दोनों पक्षों में जोड़ा या घटाया जाता है तो उससे समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लिखेंगे 49/16 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, जोड़ने पर। देखिए अगर हम जोड़ लेते हैं तो इक्वेशन हमारा क्या मिल जाएगा, हमें जो इक्वेशन हमारा मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। x² -7/2x और ये हो जाएगा +3/2 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस कितना जोड़ना है 49/16, तो प्लस 49/16, इधर भी 49/16। अब देखिए x² -7/2x, इसको लिख लीजिए प्लस 49/16 इज इक्वल टू, ये जो 3/2 है इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 49/16 और ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, जो संख्या जोड़ते हैं वो यहीं रहेगी, या जो संख्या पहले से रहती है उसको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो इतना हो गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि x² -7/2x अब प्लस इसको लिख लीजिए 7/4 इस पूरे का होल स्क्वायर, इसे x का स्क्वायर है, इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना मिलेगा 16। अब इसमें देखिए 16 यहाँ पर है, 16 से 16 में भाग देंगे तो 1, अब 1 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 -2 से भाग देंगे तो 8 और 8 3 जा 24। अब देखिए ये हमारा फार्मूला हो गया। देखिए फार्मूला क्या बनेगा कि जो यहाँ पर राशि होगी उसको लिख लीजिए, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि एक्स के गुणांक का चिन्ह कैसा है, प्लस है कि माइनस, तो यहाँ पर माइनस है तो क्या लिख लेंगे माइनस, और लास्ट में देखिए 7/4 है ना तो सिंपल लगा दीजिए 7/4। ठीक है, यहाँ पर जो भी संख्या है उसको लिख लीजिए और चिन्ह हमेशा जो एक्स के गुणांक वाले के साथ लीजिएगा। देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस ले लेंगे। आई स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 49 में से 24 घटा देंगे तो 25/16 हो गया। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा x -7/4, और जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा कौड़ी, तो ये हो जाएगा 25/16। आपको पता है कि स्क्वायर हटाने पर सामने वाले पक्ष पे क्या लग जाता है, कौड़ी लग जाती है। यानी अब हो गया x -7/4 इज इक्वल टू 25 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 5 और 16 का 4। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहीं से मान हमें ज्ञात करने होंगे। ठीक है, एक बार इसका मान प्लस में लेंगे और एक बार किस में ले लेंगे माइनस में। ठीक है, देखिए पहले इतना इक्वेशन देख लीजिए आप। अब चलिए हम इसके मान को बताते हैं कैसे करना है। अब यहाँ से अगर हो गया तो एक बार यहाँ पर लेंगे धन चिन्ह, क्या लेंगे धन चिन्ह, तो लिखेंगे कि धन चिन्ह लेने पर, देखिए धन चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह लेते हैं यहाँ से तो हमारा मिलेगा क्या x -7/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस लेंगे तो प्लस 5/4, यानी x इज इक्वल टू 5/4 और ये माइनस जाएगा तो प्लस 7/4। हर बराबर हो तो अंश को जोड़ लेते हैं, तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 बटे में 4, 4 3 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये कब आया है जब हमने धन चिन्ह लिया है। अब एक बार क्या ले लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो हमारा मान हो जाएगा x -7/4 इज इक्वल टू -5/4। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5/4 और ये माइनस जाएगा तो प्लस 7/4। अब देखिए ये भी 4 ये भी 4 है तो ऊपर के मान को जोड़ देंगे, तो ये प्लस में है 7 और ये -5 है तो 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 1/2। ठीक है, ये हमें x का मान हो गया। यानी इस समीकरण के कितने हल प्राप्त हो गए, दो। कौन कौन से हल प्राप्त हो गए, तो एक निकल गया x इज इक्वल टू 3 और एक निकल गया x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया आपके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये आपका फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग से आपको पूर्ण वर्ग बनाने हैं, और ये पूरा हो गया कंसेप्ट जिस तरीके से आपको बताया गया। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को और इसे लगाने का प्रयास कीजिए।
चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशंस लेकर के आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे इक्वेशंस आपका लिखा गया है कि 4x² प्लस 4√3x अब प्लस 3। देखिए लिखा गया है कि 4x² प्लस 4√3x अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को पूर्ण बनाकर हल कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, 4x² प्लस 4√3x अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा गया है ना। तो इसमें x² गुणांक कितना दिख रहा है, 4, तो इसमें किससे भाग देंगे, 4 से, तो लिखेंगे कि x² के गुणांक 4 से भाग देने पर, 4 से भाग जैसे देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4x² बाई 4 अब प्लस 4√3x बाई 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा क्या, x² प्लस √3x और ये हो जाएगा प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। या इसको पक्षांतर कर दीजिए तो x² प्लस √3x इज इक्वल टू -3/4, समीकरण नंबर 1। अब देखिए कि फार्मूला क्या बताया गया था आपको। तो जो फार्मूला आपको बताया गया है वो फार्मूला ये है, x का गुणांक बटे में 2 अंडर रूट में x² का गुणांक वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर करना है तो सबसे पहले देखिए x का गुणांक क्या मिल जाएगा, √3 अब बटे में ये हो गया 2 अंडर रूट में x² का गुणांक 1 और इसी का वर्ग कर दीजिए। तो जैसे ही वर्ग आप करेंगे तो ये देखिए √3 है, √3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, अब बटे में 2 है, 2 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 3/4 3/4 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब 3/4 दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा। समीकरण हमारा बन जाएगा कि x² प्लस √3x अब प्लस ये हो जाएगा 3/4 और इज इक्वल टू -3/4 है, अब प्लस ये भी हो जाएगा 3/4। इससे क्या होगा, कट जाएगा, कट नहीं जाएगा तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x² प्लस √3x अब प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब ये एक संख्या हमारी जो बची हुई है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, बचा क्या है, x² प्लस √3x प्लस 3/, देखिए आगे इसका क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² प्लस कड़ी में 3x प्लस ऐसे लिख सकते हैं कि कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा इतना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, और ये देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब भी वर्ग बनाएंगे तो हमेशा x के गुणांक के चिन्ह को लेंगे, तो x के गुणांक जो √3 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे प्लस, और जिस संख्या का वर्ग है उसको ऐसे लिख लीजिए, तो कड़ी में 3/2 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगी कड़ी, और कड़ी में क्या आ जाएगा प्लस -0।
क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जीरो। भाई किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हो तो किस में आता है, प्लस माइनस में। अब यहाँ से जो हमारा समीकरण मिला है इसके दो चिन्ह आएंगे, एक प्लस में और एक किस में आएगा, माइनस में। तो जब लिखेंगे कि धन चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, जब आप धन चिन्ह लेंगे तो x का मान हो जाएगा x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो x का मान क्या निकल जाएगा, माइनस कड़ी में 3/2 निकल जाएगा। और जब आप ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर तभी आपका मान हो जाएगा x प्लस कड़ी में 3/2 इज इक्वल टू 0। और तभी आपका x का मान क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस कड़ी में 3/2। तो यहाँ पर जो संख्या है उसका वर्गमूल क्या क्या निकला, सॉरी मान क्या क्या निकल गया है, माइनस कड़ी में 3/2, और यहाँ भी क्या निकल गया है, माइनस कड़ी में 3/2। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे एक बताते हैं हम। इस फलन में देखिए आपको पूछा है कि किस फलन का अस्तित्व है और किस फलन का अस्तित्व नहीं है। देखिए, तो हम आपको बताते हैं कि कब फलन का अस्तित्व होगा और कब फलन का अस्तित्व नहीं होगा। उसके लिए बस एक चीज याद रखिएगा कि अगर जो संख्या का वर्गमूल हम ले रहे हैं, अगर वह संख्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र निकले तो वह संख्या जो है अस्तित्व में होगी। लेकिन अगर कोई समीकरण इस तरह का मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कि x प्लस 2/3 आप पूर्ण बनाए तो इसका होल स्क्वायर, और इधर आ गया -7/4, जैसे ऐसा कोई फलन आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर जैसे ही आप हटाएंगे, जैसे x बटे प्लस 2/3 इसको हटाएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा -7/4। अब 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 2। लेकिन कड़ी में 7 का वर्गमूल माइनस निकलेगा, नहीं निकलेगा। और किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी भी ज्ञात किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कैसी संख्या होती है, तो अंडर रूट में -7 जो है यह एक काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, तो काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या का कभी वर्गमूल फाइंड आउट नहीं होता है। अर्थात ऐसा अगर कोई फलन आता है तो लिखेंगे कि ये जो फलन है यह अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में क्या है बाबू, नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी भी समीकरण को अगर पूर्ण वर्ग बनाते हैं और समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने पर जो इक्वेशंस में जो वैल्यू आती है वह ऋणात्मक हो जाए, वैल्यू कैसी हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो ऋणात्मक वैल्यू का कभी भी वर्गमूल फाइंड आउट नहीं होता है। इसलिए वह संख्या किस में नहीं होगी, अस्तित्व में नहीं होगी। अर्थात इस संख्या का कभी भी मूल ज्ञात नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि कोई संख्या ऐसी ना मिले जिसमें जो इक्वेशंस के बाद वाली जो संख्या होगी वो माइनस में हो, ऋणात्मक हो। अगर ऐसी संख्या आ जाती है तो फलन कभी भी अस्तित्व में नहीं होगा। जब अस्तित्व में फलन नहीं होगा तो उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक्स पे। देखिए, जो नेक्स्ट इक्वेशंस आपको मिलेगा उसमें क्या पूछा गया है, देखिए देखिए अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक दूसरा इक्वेशंस दिख रहा होगा। उस इक्वेशंस में लिखा गया है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कौन सा सूत्र, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र है क्या, पहले उसे आप देख लीजिए। ठीक है, पहले लिखा गया पहला सवाल देख लीजिए, उसमें का समीकरण क्या लिखा गया। पहला समीकरण लिखा गया है कि समीकरण 1 के द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है समीकरण 1 से। तो देखिए द्विघाती सूत्र है क्या, उसके आधार पर हम आपको इक्वेशंस बता देते हैं। द्विघाती सूत्र, देखिए द्विघातीय सूत्र, द्विघाती सूत्र का है या फिर श्रीधाराचार्य नियम का है, दोनों एक है। श्रीधाराचार्य नियम, अगर दोनों में से कोई भी पूछेगा तो कंडीशन आपको यही अप्लाई करनी है। क्या करना है कि इस फार्मूले के लिए आपको सबसे पहले x इज इक्वल टू, फार्मूला याद होना चाहिए, -b और प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac इस पूरे के बटे में 2a। आपको कोई भी समीकरण मिलेगा और अगर उसे द्विघातीय अगर सूत्र के द्वारा ज्ञात करना है तो आपको इसी नियम का प्रयोग करना होगा, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब इसे अगर आपको यूज करना है तो करना कैसे होगा वो ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो संख्या पूर्ण वर्ग बनाए हैं उसी को कह रहा है कि आप ये द्विघाती सूत्र के द्वारा भी हल कीजिए। तो देखिए एक हम सवाल ले करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण हमारा मिल गया, जैसे कोई इक्वेशन, जैसे देखिए
समीकरण है 2x स्क्वायर मान लीजिए प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, को द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए। ये हमारा समीकरण हो गया, ठीक है। तो द्विघातीय सूत्र द्वारा हल जब करना है इसे, तो सबसे पहले समीकरण को देखिए क्या करना है कि पहले यहाँ से ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। भाई समीकरण के में किसके जरूरत है, ए बी और सी के मान। तो इसकी तुलना कर लीजिए किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू -4 हो जाएगा। अब हमें ए बी सी का मान ज्ञात है, अतः द्विघातीय सूत्र द्वारा अब द्विघातीय सूत्र हमारा x बराबर क्या मिलेगा, -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर -4ac, इस पूरे के बटे में कितना है, 2a। ये फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ से अगर मान आप रखेंगे तो मान क्या निकल जाएगा आपका, देखिए x इज इक्वल टू -b का मान 3 है तो -3, अब प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब 2 अगुड़े c का मतलब -4, इस पूरे के बटे में 2 इंटू a का मतलब 2। अब अगर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये हो गया x इक्वल टू -3, अब प्लस माइनस कड़ी में 3 का वर्ग 9, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 4 चौको 16, 16 दूनी 32, अब बटे में 2 दूनी के 4। अब देखिए ये हो गया x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3 अब प्लस माइनस कड़ी में 32 में 9 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, अब बटे में 4। अब बताइए क्या 41 का कोई वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है, अर्थात हमारा समीकरण x का मान ये निकल जाएगा। अब यहाँ से जो है हमें समीकरण में 2 चिन्ह दिख रहे हैं, प्लस और क्या दिख रहा है, माइनस, तो इसके 2 मान निकलेंगे। लिखेंगे एक बार क्या कि धन चिन्ह लेने पर जब आप धन चिन्ह लोगे तो x इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा प्लस कड़ी में 41 बाई कितना हो जाएगा 4, ये निकल जाएगा। और दूसरा ले लेंगे कि ऋण चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। और जब आप ऋण चिन्ह लेंगे तब आपका x का मान निकल जाएगा -3 माइनस अंडर रूट में 41 बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस बीच समीकरण के कितने आंसर निकल गए हमारे, 2 निकल गए, एक माइनस प्लस अंडर 44 और एक माइनस माइनस अंडर 41/4, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य नियम का प्रयोग करके अगर समीकरण का मान ज्ञात करना है तो उसे हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। और इस नियम का प्रयोग तब करना है जब दिए गए किसी समीकरण का हम गुणनखंड न कर पाए। जब गुणनखंड विधि द्वारा किसी समीकरण के मूल्य ज्ञात नहीं कर पाते हैं तब हम जो है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। इस समीकरण को जब भी सॉल्व करना हो तो पहले आपको दिए गए समीकरण की तुलना करके एबीसी का मान आपको ज्ञात होना चाहिए, तभी आपका सवाल ये लगेगा। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर एक दूसरा सवाल दिख रहा होगा, उसमें लिखा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना है। उसमें आपको 2 सवाल दिख रहा है। पहला दिख रहा है कि x -1/x इज इक्वल टू 3, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा।
और दूसरा लिखा गया है कि वो 1/x+4 -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। ठीक है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले जो है हम समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि मूल कैसे ज्ञात करने। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन इजी है, हम सेकेंड वाला इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे करना है। लिखा गया है 1/x+4, लिखा गया है बाबू, देखिए ध्यान से, 1/x+4 -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30, 11/30 के मूल ज्ञात कीजिए। ये हमारा समीकरण दिया गया। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि 1/x+4 -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30, ये समीकरण में दिया गया है ना। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x-7 और माइनस इसका कर लेंगे तो x+4, इस पूरे के बटे में ये ब्रैकेट में हो जाएगा x+4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा x-7, ये -x-4 अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² + 4x - 7x -7 4 जा 28 इज इक्वल टू 11/30। अब यहाँ x कट गया, 7 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा -11 अपान, देखिए x² 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो -3x -28 इज इक्वल टू 11 अपान कितना 30। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया -1, तो -1 अपान x² -3x -28 इज इक्वल टू 1/30। अब देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये 30 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा समीकरण क्या मिल जाएगा, मिलेगा -30 इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² -3x -28 मिल गया। अब -30 को अगर इधर लेकर चले जाएंगे हम तो x² -3x -28 और ये माइनस जाएगा तो +30 इज इक्वल टू 0। अब 30 में से 28 अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो मान क्या मिलेगा, x² -3x, देखिए 30 में से 28 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका गुणनखंड 3 का ऐसा करें कि जोड़ने घटाने पर तो 3 आए लेकिन गुणा करें तो 2 आ जाए। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² -3 की जगह 2 + 1, 2 1 जोड़ेंगे तो 3 और 2 1 में 2 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x² -2x, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -x + 2 इज इक्वल टू 0। x कामन कर लेंगे तो x -2 -1 कामन कर लेंगे तो x -2 इज इक्वल टू 0, यानी एक ब्रैकेट में x -2 और एक ब्रैकेट में x -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यदि x -2 इज इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आ गया, 2 आ जाएगा। और दूसरा, यदि x -1 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से x का मान भी कितना आ जाएगा, 1। यानी दिए गए इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमें दो मूल प्राप्त हुए। कौन कौन से मूल प्राप्त हुए, तो एक में x का मान 2 और एक में x का मान 1। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इक्वेशंस को। ठीक है, चलिए हम इसको एरेज कर देते हैं। अब देखिए,
अब जो इक्वेशंस आपको दिख रहे होंगे वो सब अब लिखित सवाल दिखेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए लिखित इक्वेशंस में से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आपको लिखा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों का, रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी जो भी वर्तमान में उसकी आयु थी रहमान की, उससे 3 वर्ष पहले जो आयु थी उसका जो व्युत्क्रम था, और जो अब है, अब से 5 वर्ष बाद जो आयु है उसका जो व्युत्क्रम होगा, उन दोनों का जो योग है वो 1/3 है। कितना है योग? 1/3 है। जैसे हम कह देंगे कि यदि वर्तमान में मेरी आयु 10 वर्ष है, ध्यान समझिए, वर्तमान में मेरी आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले या पूर्व मेरी आयु कितनी होगी? तो इस समय 10 वर्ष के हैं, तो 2 वर्ष पहले कितने रहे होंगे? 8। और कह दें कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद हमारी कितने हो जाएंगे? 10 है, तो 3 वर्ष बाद हम कितने हो जाएंगे? 13। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले जो आयु थी उसका जो व्युत्क्रम था, यानी 8 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/8। कैसे? क्योंकि इसके बटे में कितना होता है किसी भी संख्या के? 1। और 8/1 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उल्टा मतलब जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर, तो 8/1 का उल्टा क्या होगा? 1/8। इसी प्रकार से 13 का उल्टा तो 13/1, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/13। ये दोनों का व्युत्क्रम होगा, और इन दोनों का कह रहा है कि जो योग है वो 1/3 है। कुछ इस तरह से इक्वेशन हमें समझा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। पहले देखिए कंडीशंस, आयु संबंधी रिलेशन में हम आपको दो चीजें आपको बताए थे कि अच्छे से याद रखिएगा। पहले कि जब भी आयु संबंधी क्वेश्चंस मिलता है तो उसमें सबसे पहले हम वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रहमान कहा गया है ना, तो मान लेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु, देखिए रहमान की वर्तमान आयु, आयु में हमेशा याद रखिए कि वर्तमान आयु लेते हैं। वर्तमान आयु 100 वर्ष है। कितनी है? 100 वर्ष। अब इसके लिए दो कंडीशन आपको बताए गए थे। पहला कि वर्तमान आयु से पहले हो जाएगा पूर्व की आयु। पूर्व आयु एक होता है वर्तमान आयु, और एक होता है बाद वाली आयु। अब प्रश्न क्या क्या कहा है? पहले कहा है कि 3 वर्ष पहले, कितने? 3 वर्ष पहले। तो देख लीजिएगा वर्तमान में रहमान की आयु कितने वर्ष है आपकी? तो 100 वर्ष है। कितने वर्ष है? 100 वर्ष। तो कितने वर्ष पहले बात कर रहा है? 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले, पहले के लिए क्या करते हैं? जितना कहेगा उतना उसमें से घटा देंगे। तो 100 वर्ष इस समय का है, तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा? x-3 वर्ष रहा होगा। और दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इस समय कितने का है? x, तो बाद की बात कर रहा है कितना? 5, तो इस समय x का है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो x+5 वर्ष हो जाएगा। और कहा गया कि दोनों आयु के जो व्युत्क्रम है उनका योगफल, तो लिखेंगे इसका जो व्युत्क्रम होगा, ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम कितना निकल जाएगा? बटे में 1, तो इसको व्युत्क्रम कर लेंगे 1/x-3। इसका जो व्युत्क्रम होगा वो कितना हो जाएगा? ये है 5, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x+5। दोनों की आयु व्युत्क्रम निकल गई। अब शर्त क्या है कि इनका जो योग है वह 1/3 है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहा गया है कि इनका योगफल, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का जो योग है वह 1/3 है। ये हमें प्रश्न कहा गया है, 1/3। तो व्युत्क्रम पहला क्या मिल गया? 1/x-3 और प्लस 1/x+5, इसका मान 1/3 हो गया। अब इसको अगर यहाँ पर हम सॉल्व करें रख करके, तो क्या मान निकल जाएगा? 1/x-3, और ये हो जाएगा प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा x+5, और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो x-3 इज इक्वल टू, अब बटे में x-3 और एक ब्रैकेट में x+5, ये हो गया 1/3।
इसमें देखिएगा ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x। ये +5 है, -3 है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। इस पूरे बड़े में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x, अब 5 का कर लेंगे तो +5x -15 इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए ऊपर हो गया 2x + 2 अपान x स्क्वायर, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 3। इसका मल्टीप्लाई करिए तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6x अब +3 2 जा 6, और इसका देखिए मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे 1 में तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + 2x -15 कितना होगा। अब इन सबको पक्षांतर कर लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + 2x है और ये जाएगा तो -6x, तो -6 में से 2 निकाल देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4x -15, और ये जाएगा तो -6, तो 15 में 6 ऐड कर लेंगे तो -21 इज इक्वल टू 0। अब इसका वर्गमूल करना है, अगर वर्क करना है तो ये एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कि 7 - 3, 7 में से 3 गया 4 और 7 तरीके 21 इंटू x -21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर -7x माइनस माइनस +3x -21 इज इक्वल टू 0। कॉमन कर लेंगे x तो बच जाएगा x -7, अब +3 कॉमन कर लेंगे तो x -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी एक ब्रैकेट में हो गया x -7 और एक ब्रैकेट में हो गया x + 3 इज इक्वल टू 0। यानी x -7 इज इक्वल टू 0, तो x का मान 7 आ गया। और दूसरा x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना -3, जो कि अमान्य होगा। ये कैसा होगा अमान्य। तो जो वर्तमान में आयु है किसकी रहमान की, वो कितने वर्ष की है वर्तमान में उसकी आयु, तो 7 वर्ष की है। तो वर्तमान रहमान की आयु कितनी होगी 7 वर्ष, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर जो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं हम। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें बोला गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी के प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है, तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह क्या रहा है कि शेफाली जो लड़की है, शेफाली ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि जो शेफाली लड़कियां हैं इसने 2 सब्जेक्ट लिया है, एक गणित और एक अंग्रेजी। अब कह रहा है कि इन दोनों में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, उसका 30 है। तो माना कि जो गणित है दोनों में न प्राप्त किए, तो माना कि गणित के अंक, गणित में प्राप्त अंक, ध्यान दीजिए प्राप्त जो अंक थे वो कितने थे x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक वो कितना हो जाएगा y। गणित में कितना अंक प्राप्त किए x, तो और अंग्रेजी में कितना प्राप्त किए y। तो प्रश्न कह रहा है कि इनका जो योग है, इनका योग ठीक है वो 30 है। योगफल कितना है आपका 30 है। तो योग 30 है, यानी गणित का अंक x प्लस y का अंक y, इन दोनों को जोड़ते हैं तो वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाती है हमें
30 यानी 30 प्राप्त होती है। ये समीकरण का है। इस हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं फर्स्ट, या यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे आप तो y इज इक्वल टू 30 और ये प्लस एक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू निकल गई y की। ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। चूंकि अब दूसरी बार क्या रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। तो क्या रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक परंतु अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त करती है, 3 अंक कम प्राप्त करती है, 3 अंक कम प्राप्त करती है तो उनके अंकों का गुणनफल, तो उनका जो गुणनफल होता है ये 210 हो जाता है। अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है मुन्ना 210 हो जाता है। तो जब अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है ये कब होता है, जब गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो उसने प्राप्त कितना किया है x, तो 2 अंक अधिक है अर्थात उसके गणित के अंक, ध्यान दीजिएगा गणित के अंक अब कितने हो जाएंगे भाई, 2 अंक अधिक पा गई ना, तो पहले x था तो अब गणित के अंक कितने हो जाएंगे x+2। और कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त करती है, तो पहले कितना y था अब 3 अंक कम है, इसलिए अंग्रेजी के जो अंक होंगे वो 3 कम हो जाएंगे। तो अंग्रेजी के जो अंक होंगे ये y-3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कहा है कि इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है वो कितना है 210। गुणनफल कितना है 210, यानी कि x+2 इंटू y-3, y-3 इसका मान कितना आ गया 210। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2 लिखेंगे। चूंकि y का मान हमें पता है 30 माइनस एक्स, y का मान पता है कि नहीं। अब यही y का मान यहाँ पर रख लेंगे तो लिखेंगे चूंकि x+2 और एक ब्रैकेट में y-3 इज इक्वल टू 210। अब y का मान 30 माइनस एक्स यहाँ पर रख लीजिए तो ये हो जाएगा x+2 और ये हो जाएगा y का मान 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 210, यानी कि x+2 और यहाँ पर देखिए 30 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, 27 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 और माइनस एक्स का x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस इसमें गुणा करेंगे तो -2x और इज इक्वल टू कितना 210। अब देखिएगा 27 में से 2 निकल जाएगा तो कितना होगा 25x और ये हो जाएगा +54 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 210। अब इन सबको पक्षांतर करके ले जाते हैं, माइनस वाला इधर जाएगा तो ये +x² और ये +25 जाएगा तो -25x और ये हो गया +210 और ये जाएगा तो -54 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया x² -25x और 210 में से 54 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया हासिल लेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ हो गया 1, यानी 156 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 156 को ऐसा जोड़िए व घटाइए कि जोड़ने घटाने पर 25 आए और गुणा करें तो 156 आ जाए, ठीक है। तो कितना हो सकता है, तो 156 को अगर हम यहाँ पर करके देखें तो 156 का 2 से कटा लेते हैं तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 3 6 और 2 9 18। अगर 4 और 39 में से 4 गया 31, ठीक है। तो कितना करेंगे तो ये हो सकता है हमारा, ठीक है। अगर 156 को अगर हम घटाना चाहें तो क्या करेंगे, गुणा भाग कि 156 आ जाए हमारा, ठीक है।
तो 156 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने में 25 आ जाए। ठीक है, तो 3 से कटा लेंगे, 3 कम 3, 3 3 के 9 और 13 कम है 13, 2 दूनी के 4 और 4 3 12, 12 और 13 25 और 12 13 156। तो कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, यानी x का मान 12 और एक बार x का मान 13। जब x बराबर 12, x बराबर कितना 12, तो जब x का मान 12 रहेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 30 माइनस 12 यानी कितना 18। और जब x का मान 13 पाएगी तो y का मान 17 हो जाएगा कि नहीं बाबू। तो अगर वह गणित में, ध्यान दीजिए, अगर वह गणित में 12 नंबर पाती है तो अंग्रेजी में 18 पाएगी, और अगर वह गणित में 13 नंबर पाती है तो अंग्रेजी में 17 पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप इसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। और अब जो है एक इक्वेशंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इक्वेशंस में लिखा गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक होता है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 10 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके खुद कमेंट्स में बताना है कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे 4.3 के कुछ और भी इक्वेशंस के साथ जो लिखित इक्वेशंस हैं। तब तक आप जो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और बेस्ट ऑफ लक आपके नई जर्नी के लिए।